कभी कभी पुराने घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि उनमें दबी रह जाती हैं कुछ ऐसी यादें जो वक्त के साथ और भी जहरीली हो जाती हैं। सालों से बंद पड़े एक मकान में जब एक परिवार ने शिफ्ट किया तो सफाई करते हुए उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। अलमारी में कपड़े, बर्तन और कागजात तो थे ही, लेकिन सबसे नीचे दबा हुआ था एक कागज जिस पर सूख चुके खून से लिखा था, मुझे बचा लो। सोचिए, अगर आपको अपने ही घर में ऐसी चिट्ठी मिले तो आप क्या करेंगे? उसे पढ़ेंगे या तुरंत जला देंगे? आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। आज की ये कहानी एक ऐसी चिट्ठी की है जिसे पढ़ने वाला कोई भी इंसान कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। लेकिन सवाल ये है, अगर वो चिट्ठी आपके हाथ लगती तो आप उसे पढ़ते या नजरअंदाज कर देते? तो चलिए इस कहानी की असली सच्चाई जानते हैं। मेरा नाम सौरभ है और ये घटना साल 2011 की है। उस वक्त मैं अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर नया नहीं बल्कि पुराना था। असल में मकान कई सालों से खाली पड़ा था और हमें वो सस्ते दाम पर मिल गया। पहली नजर में घर बिल्कुल सामान्य लगा, बस कोनों में धूल और मकड़ी के जाले जमे हुए थे। पर जब हमने सफाई शुरू की तो अजीब सी ठंडक पूरे घर में फैलने लगी। मेरे पिता पुराने सामान को एक एक कर निकाल रहे थे और मैं ऊपर वाले कमरे की अलमारी साफ कर रहा था। अलमारी बहुत भारी थी, लकड़ी की बनी और ऊपर से लोहे की जाली लगी हुई। जब मैंने उसके नीचे दबे सामान को खींचा तो हाथ में एक पुराना सा कागज आया। वो कागज अजीब तरह से चिपचिपा था। रोशनी में लाकर देखा तो उसमें हल्के भूरे रंग के धब्बे थे, जैसे खून सूख कर जम गया हो। और उस कागज पर कांपते हाथों से लिखा था, मुझे बचा लो। उस पल मेरे पूरे शरीर में जैसे सनसनी दौड़ गई। खिड़की के शीशे अपने आप हिलने लगे थे, जबकि बाहर हवा भी नहीं थी। मैं उस चिट्ठी को पकड़े खड़ा रह गया और तभी नीचे से मां ने आवाज दी, सौरभ, क्या कर रहे हो? नीचे आओ। मेरे होंठ सूख चुके थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर मैं उस चिट्ठी को नीचे नहीं रख पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कागज मुझे खींच रहा हो और उसमें लिखे शब्द मेरी आंखों के सामने तैर रहे हों। मैंने चिट्ठी को धीरे से अपनी जेब में डाल लिया और नीचे उतर आया। मां ने पूछा कि ऊपर इतना समय क्यों लगा दिया, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि अलमारी बहुत भारी थी। रात को जब सब सो गए तो मेरा ध्यान बार बार उसी चिट्ठी पर जा रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, खिड़की से आती हल्की चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं तकिए के नीचे हाथ डालकर चिट्ठी निकाल लाया। कागज को सीधा किया तो देखा कि उस पर लिखे शब्दों के नीचे और भी हल्की हल्की लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने जल्दी में कुछ और लिखना चाहा हो लेकिन पूरा नहीं कर पाया। मैं उसे गौर से देख ही रहा था कि अचानक बाहर वाले कमरे का दरवाजा धीरे से चरमराया। दिल की धड़कन रुक सी गई। घर में तो कोई उठा ही नहीं था। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 2 बज रहे थे। दरवाजा थोड़ा और खुला और ऐसा लगा जैसे कोई परछाई वहां से गुजरी हो। मैं चुपचाप बिस्तर पर बैठा रह गया, हाथ अब भी उस चिट्ठी को कसकर पकड़े हुए थे। उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह होते ही मैंने फिर उस चिट्ठी को देखा। अब उसके कोनों से हल्की बदबू आने लगी थी, जैसे किसी सड़ी हुई चीज की। मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये चिट्ठी किसकी है और उसने किससे मदद मांगी थी? अगली सुबह घर में सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नाश्ते की टेबल पर बैठा तो मां ने कहा कि मेरी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही हैं। मैंने बहाना बनाया कि देर तक मोबाइल चलाता रहा था, लेकिन असलियत ये थी कि मैं रात भर जागता रहा। उस चिट्ठी को मैंने अपनी अलमारी की जेब में छुपा दिया था। दिन में कई बार उसे बाहर निकाल कर देखता। उस पर खून से लिखे शब्द मानो धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। शुरुआत में जो धब्बे हल्के दिखते थे, अब जैसे गाढ़े हो गए थे। दोपहर को पिताजी बाजार चले गए और मां रसोई में थी। मैं अकेला बैठा उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करने लगा। मुझे बचा लो कि नीचे जो हल्की लकीरें थीं, उन पर उंगलियां फेरते ही जैसे मुझे किसी की चीख सुनाई दी। मैं सहम कर खड़ा हो गया। खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मैंने तय किया कि इस चिट्ठी को और गहराई से समझने के लिए मुझे उसे धूप में रखना होगा।
मैं उसे आंगन में ले गया और धूप में फैलाकर देखा। उस कागज पर खून से लिखे शब्दों के पीछे धुंधली सी लिखावट उभर आई, जैसे किसी ने जल्दबाजी में पेन से लिखा हो, लेकिन खून से बने शब्दों के नीचे वो दब गई हो। उसमें लिखा था, वो मुझे मार देगा। मेरे हाथ कांपने लगे। किससे मार देगा और किसने लिखा था ये? शाम होते ही पूरे घर का माहौल फिर से बदल गया। पिताजी थक कर सोफे पर लेट गए। मां रसोई में काम कर रही थी। तभी ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। सब चौंक गए। पिताजी ऊपर देखने गए तो बोले कि कुछ नहीं है, शायद हवा से कोई चीज गिरी होगी। लेकिन मुझे पता था कि ऊपर की अलमारी के पास ही वो आवाज आई थी जहां से मैंने ये चिट्ठी निकाली थी। उस रात मैं फिर करवटें बदलता रहा। आधी रात के करीब खिड़की से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। लगा जैसे कोई दीवार पर नाखून घिस रहा हो। मैंने तकिए के नीचे से चिट्ठी निकालकर कसकर पकड़ी। अचानक कमरे का बल्ब हल्की हल्की टिमटिमाने लगा। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे शीशे पर किसी ने खून से वही शब्द लिख दिए हों, मुझे बचा लो। उस पल मुझे यकीन हो गया कि यह चिट्ठी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि किसी अधूरी चीख का सबूत है जो अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। उस रात के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। दिन में सब सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, घर का हर कोना मुझे डराने लगता। मैं लगातार उस चिट्ठी के बारे में सोचता रहता। तीसरे दिन दोपहर को मैंने तय किया कि अब और छुपाना ठीक नहीं है। मैंने अपने दोस्त रवि को बुलाया। रवि बचपन से ही मेरा सबसे करीबी दोस्त था और ऐसी बातों पर यकीन भी करता था। जब वो आया तो मैंने धीरे से जेब से चिट्ठी निकालकर उसे दिखाई। उसने कुछ पल तक चुपचाप उस कागज को देखा, फिर बोला, ये तो खून से लिखी हुई लगती है, लेकिन सौरभ, तू ये कह रहा है कि इसमें रात को कुछ और भी दिखता है? मैंने सिर हिलाकर हां किया। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी ठीक उसी समय कागज के कोने से जैसे नमी निकलने लगी। रवि ने छू कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियों पर गाढ़े लाल रंग का दाग लग गया था। वो चौंक कर बोला, ये तो ताजा खून जैसा है। हम दोनों घबरा गए। उसी पल ऊपर के कमरे से किसी के दौड़ने जैसी आवाज आई। मैंने हिम्मत करके ऊपर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही अलमारी अंधेरे में खड़ी थी। रवि डरकर बोला कि ये जगह ठीक नहीं है और मुझे तुरंत ये चिट्ठी जला देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सी जिद थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ये चिट्ठी जला दी तो इसमें लिखने वाले की मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उस रात रवि मेरे कमरे में ही रुक गया। हम दोनों जागते रहे। रात के करीब 3 बजे कमरे में अचानक तेज ठंडक फैल गई। सांस से भाप निकल रही थी और तभी वो चिट्ठी अपने आप बिस्तर से फिसलकर जमीन पर गिर गई। हम दोनों ने देखा, उस चिट्ठी पर अब सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, खून से बना हुआ, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। वो शब्द था, वो आ गया है। वो शब्द पढ़ते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कानों में गूंज रही हों। रवि ने धीरे से कहा कि ये सब ठीक नहीं है, हमें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने चिट्ठी उठाई और कांपते हाथों से उसे मोड़ दिया, पर तभी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। रवि और मैं चौंक कर खड़े हो गए। कमरे की लाइट बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में अचानक हमें किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। हमने डर के मारे सांस रोक ली। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन ऊपर कोई नहीं था। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, सौरभ, ये घर सुरक्षित नहीं है। हम दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने पूरी ताकत से कुंडी घुमाई, पर वो हिल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। तभी अचानक कमरे की दीवार पर हल्की हल्की थपकी जैसी आवाज आने लगी। हम दोनों ने नजरें दीवार की तरफ घुमाई। वहां धुंधले अक्षरों में खून जैसा कुछ उभर रहा था। धीरे धीरे शब्द साफ हुए, नीचे मत जाओ। रवि ने घबराकर मुझे खींचा और कहा, चल, खिड़की से कूद जाते हैं। मैं कुछ सोच ही रहा था कि सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज अचानक रुक गई।
और फिर नीचे वाले कमरे से किसी औरत की धीमी कराहने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वही दर्द, वही आवाज, जैसे उस चिट्ठी में लिखा हुआ हो। हम दोनों बिल्कुल चुप खड़े थे, सांस तक लेने से डर रहे थे। नीचे से आती कराहें अब धीरे धीरे साफ हो रही थीं, जैसे कोई औरत बहुत तकलीफ में हो। रवि ने कांपती आवाज में कहा, सौरभ, ये वही है जिसने चिट्ठी लिखी थी। मैंने चुप रहने का इशारा किया और कान लगाकर सुना। आवाज बार बार वही कह रही थी, मुझे बचा लो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने से बाहर निकलती लग रही थी। अचानक कमरे का बल्ब 1 सेकंड के लिए जला और तुरंत बुझ गया। उसी पल मैंने साफ देखा कि दरवाजे के पास कोई परछाई खड़ी है, लंबी, पतली और स्थिर, बिल्कुल हिलती नहीं थी। रवि ने मेरे हाथ से चिट्ठी खींचकर जमीन पर फेंकी और उस पर पैर रख दिया। लेकिन तभी, जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे की दीवारें चरमराने लगीं, खिड़की के शीशे कांप उठे और हवा में सीलन और सड़े मांस जैसी गंध भर गई। मैंने कांपते हुए चिट्ठी उठाई और जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? तभी नीचे से कराहना अचानक रुक गया। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा फैल गया। कुछ ही पल बाद सीढ़ियों के पास से जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, वो मुझे मार देगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन जम सी गई। रवि ने कांपते हुए मेरी बांह पकड़ ली। हम दोनों अब यकीन कर चुके थे कि इस घर में कोई आत्मा बंधी हुई है और वो चिट्ठी उसी की आखिरी आवाज है। हम दोनों एकदम पत्थर की तरह खड़े रहे। उस फुसफुसाहट के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था, जैसे दीवारें हमें घूर रही हों। रवि कांपती आवाज में बोला, सौरभ, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मेरे मन में अजीब सी खिंचाव थी, जैसे वो आवाज सिर्फ मुझे बुला रही हो। मैंने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरे में नीचे जाते पायदान जैसे और भी गहरे होते जा रहे थे, मानो किसी अंधकूप में उतर रहे हों। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी चीखती थी। नीचे पहुंचकर देखा तो कोने वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वहीं से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और वहीं दर्द भरी कराह भी। मैंने दरवाजा धकेला तो भीतर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाकर देखा तो कमरे की दीवार पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे नोचा हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन बीचों बीच जमीन पर गाढ़ा दाग फैला था। रवि की हालत खराब हो रही थी। उसने मुझे बाहर चलने के लिए खींचा, लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहां मिट्टी में आधा दबा एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा पड़ा था। मैं झुककर बक्सा उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। और फिर वही कराह इस बार बिल्कुल पास से सुनाई दी, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो और धीरे से कह रहा हो, मुझे बचा लो। उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। मैं झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बासी हवा। रवि अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सौरभ, ये सब तेरे बस का नहीं है, चल यहां से। लेकिन मेरे हाथ में वो लकड़ी का बक्सा आ चुका था। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था। अजीब बात यह थी कि बक्सा बहुत पुराना और गीला सा महसूस हो रहा था, जैसे सालों से मिट्टी में गड़ा रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी डालकर उसे गौर से देखा। उस पर भी खून जैसे दाग फैले थे और लोहे की कुंडी जंग लगी थी। जब मैंने उसे जोर से खींचा तो ढक्कन चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर झांका तो मेरा दिल बैठ गया। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे धुंधले और फटे हुए थे। साथ ही एक और कागज का टुकड़ा था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उस पर लिखावट बिल्कुल उसी जैसी थी जैसी पहली चिट्ठी पर थी, पर इस बार उसमें साफ लिखा था, अगर ये चिट्ठी मिली है तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरा नाम। शब्द अधूरे छूट गए थे। कागज वहीं पर अचानक फटने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से उसे नोच दिया हो। रवि चीख पड़ा और दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, मानो कोई बाहर से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों डर से सिमटकर खड़े थे। तभी दीवार से वही आवाज आई, पहले से भी ज्यादा साफ और दर्दनाक, वो यहीं है, संभल कर। हम दोनों दीवार से आती उस आवाज को सुनकर जम गए। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। रवि ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर दीवारों पर सिर्फ खून जैसे निशान नजर आ रहे थे। अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर दरार सी बनने लगी। हम दोनों घबराकर पीछे हट गए। दरार से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और साथ ही सड़े हुए मांस जैसी बदबू। रवि चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अब भी अंदर से बंद था। मैं बक्सा पकड़कर खड़ा रह गया। मेरी नजर फिर उसी अधूरी चिट्ठी पर पड़ी। उस पर लिखे शब्द जैसे खून से ताजा लिखे गए हों। मैंने कांपते हुए बुदबुदाया, तुम कौन हो? अपना नाम बता दो। अगले ही पल कमरे की छत से जोरदार धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। तस्वीरें जो बक्से में थीं, हवा में बिखर गईं। उनमें से एक तस्वीर मेरे पैरों के पास आकर गिरी। टॉर्च की रोशनी जब उस तस्वीर पर पड़ी तो मेरा खून जम गया। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। आंखें जैसे मदद की भीख मांग रही हों। तस्वीर के नीचे धुंधले अक्षरों में नाम लिखा था, रीना। जैसे ही मैंने नाम पढ़ा, वही कराहती आवाज और भी तेज हो गई, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। कमरे का दरवाजा अब अंदर से अपने आप खुल गया और दरवाजे के बाहर अंधेरे में किसी के खड़े होने का एहसास साफ महसूस हो रहा था। दरवाजा खुलते ही कमरे के बाहर घुप अंधेरा नजर आया। टॉर्च की रोशनी सीधी दरवाजे पर पड़ी, लेकिन ऐसा लगा जैसे रोशनी किसी काली धुंध में समा रही हो। रवि बुरी तरह कांप रहा था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से कदम बाहर रखा। सीढ़ियों पर हल्की चरमराहट हुई, जैसे कोई भारी साया अभी अभी गुजरा हो। हम दोनों डरते डरते नीचे वाले हॉल तक पहुंचे। वहां माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर नमी और अंधेरे के बीच हमें कुछ धब्बे नजर आए। टॉर्च से गौर किया तो साफ दिखा, वो धब्बे खून के थे और दीवार पर उंगलियों से खुरचकर लिखा गया था, रीना मर चुकी है। रवि चीख पड़ा और पीछे हट गया। तभी सामने के दरवाजे से धप की आवाज आई, जैसे कोई जोर से आकर टकराया हो। मैंने रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक बक्से में रखा कागज अपने आप मेरे हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर गया। उस पर अब नए शब्द लिखे हुए थे, जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें लिखा था, अगर तुमने सच जान लिया तो अगला नंबर तुम्हारा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि मुझे खींचते हुए बाहर निकलने को कह रहा था, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। हम दोनों उसी हॉल में कैद थे और तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। वो आवाज भारी थी, जैसे कोई आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो, और हर कदम के साथ कराहती आवाज दबती जा रही थी, जैसे रीना की आखिरी सांसें खत्म हो रही हों। कदमों की आवाज और पास आती गई। हर पायदान पर दबाव साफ सुनाई दे रहा था। मैं और रवि हॉल के कोने में सिमट गए। टॉर्च कांपते हाथों में जल रही थी, लेकिन रोशनी से ज्यादा अंधेरा महसूस हो रहा था। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक साया दिखाई दिया। टॉर्च की हल्की किरण जैसे ही वहां पड़ी, हमें साफ नजर आया, एक आदमी खड़ा था, लंबा चौड़ा माथा और उसके हाथ में खून से सना लोहे का औजार। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन आंखें हल्की चमक रही थीं। रवि ने दबी आवाज में कहा, सौरभ, रीना को मारने वाला यही है। उस साये ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ कमरे की ठंडक और बढ़ रही थी। हम दोनों पीछे हटते गए, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो बक्से से गिरी थी, रीना की वही तस्वीर। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और जोर से कहा, अगर तूने इसे मारा है तो ये चिट्ठी अब तुझे चैन से नहीं जीने देगी। साया एक पल के लिए रुक गया और तभी कमरे में वही आवाज गूंजी, औरत की कराह, मुझे बचा लो। दीवारें जोर से हिलने लगीं, बल्ब फट गया और अगले ही पल वो साया अचानक तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। मैं और रवि बुरी तरह चीख पड़े। टॉर्च जमीन पर गिर गई और कमरे में सिर्फ अंधेरा और उस साये की भारी सांसें गूंज रही थीं। अचानक किसी ने मेरी पीठ को छुआ। मैंने मुड़कर देखा, रवि मेरे पास ही खड़ा था। तो फिर वो कौन था जिसने मुझे छुआ? मैंने कांपते हुए टॉर्च उठाई और रोशनी चलाई। सामने वही आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, माथे पर गहरी चोट का निशान और होंठों पर हल्की मुस्कान। रवि चिल्लाया, यही है वो, रीना का हत्यारा। वो आदमी एक कदम और आगे बढ़ा।
उसके हाथ में वही खून सना औजार चमक रहा था, लेकिन अचानक उसने औजार छोड़ दिया और जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे दीवार पर लिखा खून का अक्षर मिटने लगा और उसी वक्त कागज पर आखिरी बार कुछ शब्द उभरे, सच बाहर मत लाना। हम दोनों डर के मारे वहीं खड़े रहे। उस आदमी का शरीर अचानक जोर से कांपा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं और चेहरा ऐसे जड़ हो गया जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी सांसें खींच ली हों। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और रवि ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा बिना अटके खुल गया। हम दोनों भागते हुए बाहर निकल आए। लेकिन आज तक एक सवाल हमारे दिलों में रह गया, क्या उस आदमी ने सचमुच रीना को मारा था या रीना की आत्मा ने उसे खामोश कर दिया? और सबसे डरावनी बात यह है कि वो खूनी चिट्ठी आज भी मेरे पास है। कभी कभी उस पर अब भी नए शब्द उभर आते हैं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो और इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी खूनी चिट्ठी की दहला देने वाली सच्चाई। कभी कभी इंसान का किया हुआ जुर्म छिप नहीं पाता, और अगर छिप जाए तो वो चुप्पी खून से लिखी हुई चिट्ठियों में जिंदा रहती है। अब सोचिए, अगर आपके घर के किसी पुराने बक्से में अचानक ऐसी खून से सनी चिट्ठी मिल जाए जिस पर रोज नए शब्द लिखे हों, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस सच को बाहर लाने की हिम्मत करेंगे या उस चिट्ठी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या कदम उठाते। और अगर ये कहानी आपको सच में डरा पाई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा, सिर्फ स्टोरी नाइट पर। अगली रात तक अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि कौन जानता है अंधेरे में कौन सी चिट्ठी आपका नाम लिख रही हो। हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।